देखिए, एक टूटा हुआ फोन और उसमें से रिकवर की गई एक बेहद कांपती हुई आवाज। मत देखो, ये किसी हॉरर फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है। ये भैरवपुर कोल्ड केस फाइल का वो इकलौता डिजिटल सबूत है जिसने एक आबाद इलाके के रातों रात वीरान होने की खौफनाक गवाही दी। तो चलिए, आज हम इसी केस की तहकीकात करते हैं। इस जांच में हम भैरवपुर के उस रहस्यमय घटनाक्रम को फिर से जोड़ेंगे, जहां तर्क और विज्ञान दोनों ने घुटने टेक दिए थे। इस पूरी इन्वेस्टिगेशन का सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला आंकड़ा क्या है? 0, 0। भैरवपुर की आज की आबादी, एक समय का हंसता खेलता गांव, आज सिर्फ खंडरों, लगातार होने वाली बारिश, टूटी सड़कों और एक मरे हुए सन्नाटे का ढेर बन चुका है। वहां का सन्नाटा इतना गहरा है कि हवा की आवाज भी चीख जैसी लगती है। इतने बड़े पैमाने पर पूरे गांव का गायब होना ये सोचने पर मजबूर करता है कि वहां आखिर ऐसा क्या हुआ कि हर एक इंसान को वो जगह छोड़नी पड़ी, या फिर उन्हें वहां से मिटा दिया गया। अब इस खौफनाक पैटर्न को समझने के लिए जरा इस टाइमलाइन पर गौर करते हैं। शुरुआत कुछ छिटपुट गुमशुदगियों से हुई। पहले दिन सरपंच की बहू अचानक गायब हो गई। फिर तीसरे दिन स्कूल की टीचर का कुछ पता नहीं चला और पांचवें दिन मंदिर के पुजारी की बेटी लापता हो गई। अगर हम इन कड़ियों को जोड़ें तो ये बिल्कुल किसी सीरियल किलर के काम करने के तरीके जैसा लगता है, जहां चुन चुन कर महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा था। और इसी पैटर्न ने गांव वालों के दिलों में वो दहशत भर दी जिसका कोई इलाज नहीं था। डर इतना ज्यादा था कि बचाव के लिए गांव वालों ने जो हताश कदम उठाए ना, वही आज हमारे सबसे बड़े सुराग हैं। खौफ का आलम यह था कि हर घर के दरवाजे पर कोयले से बस एक ही बात लिख दी गई, कल आना। बाजार सूरज ढलने से पहले ही बंद होने लगे, और सबसे डरावना नियम कि अगर रात में किसी अनजान औरत की आवाज आए तो भूलकर भी पीछे मुड़कर नहीं देखना है। वो कोयले से लिखे गए शब्द आज भी उन खंडर दरवाजों पर मौजूद हैं। हमारी ये तहकीकात एक बेहद खौफनाक मोड़ लेती है जब हम इन 3 चश्मदीदों के बयानों पर आते हैं, राघव, मुन्ना और छोटू। उस रात का सन्नाटा ऐसा था जिसे बयां करना मुश्किल है। बाजार सुनसान था, दूर कहीं कुत्ते रो रहे थे और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। ये तीनों जल्दबाजी में अपनी दुकान बढ़ा रहे थे, और तभी एक साधारण सी रात एक कभी ना भूलने वाले बुरे सपने में बदलने वाली थी। और ठीक उसी वक्त सन्नाटे को चीरती हुई मुन्ना के फोन की घंटी बजती है। अंधेरे में स्क्रीन चमक उठती है, लेकिन कॉलर आईडी पर किसी का नाम नहीं था, सिर्फ एक अनजान नंबर। अब सवाल यह है कि उस खामोश रात में, जब पूरा गांव खौफ के साए में दरवाजे बंद करके बैठा था, तो मुन्ना को कॉल आखिर कौन कर रहा था? इस सवाल का जवाब ही इस केस का सबसे डरावना हिस्सा है। फोन रिसीव करते ही दूसरी तरफ से एक बेहद ठंडी, कांपती हुई और खौफनाक आवाज आई, मुन्ना, बाहर आओ ना, मैं अकेली हूं। सोचिए, ये कोई आम आवाज नहीं थी। छोटू का चेहरा यह सुनते ही सफेद पड़ गया। ये वही आवाज थी जिससे बचने के लिए पूरा गांव अपने दरवाजों पर कल आना लिख रहा था। इसके बाद जो कुछ हुआ वो घटनाओं की एक बहुत ही सटीक और भयानक चेन है। अचानक पूरी दुकान की बिजली चली गई। बाहर सड़क पर एक सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी, लेकिन उसके शरीर की बनावट बिल्कुल उल्टी थी। मुन्ना बुरी तरह घबरा गया, और उसी घबराहट में उसने वो गलती कर दी जिसकी सख्त मनाही थी। उसने पीछे मुड़कर देख लिया, और बस अगले ही पल वो धुएं में तब्दील होकर गायब हो गया। क्राइम सीन पर पीछे बचा तो सिर्फ उसका फोन, जिसमें वो रिकॉर्डिंग चल रही थी। मत देखो। मुन्ना के इस तरह गायब होने के बाद ये जांच एक बिल्कुल नए और ऐतिहासिक पहलू की तरफ मुड़ गई, और ये मोड़ आया गांव की सबसे बुजुर्ग महिला दादी जानकी के बयान से। दादी का ये बयान कोई मामूली कहानी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा दबा हुआ सच था जो बताता है कि इस खौफ की जड़ें अतीत में हुए एक भयानक अन्याय से जुड़ी हैं। उन्होंने एक नाम लिया, चंपा। जांच में जब अतीत की परतें खुलीं तो समाज का एक बेहद घिनौना सच सामने आया। गांव वालों ने ये झूठ फैला रखा था कि चंपा एक डायन है जो काला जादू करती है, लेकिन सबूत कुछ और ही कहते हैं। असल में वो जड़ी बूटियों का ज्ञान रखने वाली एक मासूम सी लड़की थी जो लोगों का इलाज करती थी। ये साफ तौर पर दिखाता है कि कैसे भीड़ की मानसिकता और अंधविश्वास किसी बेगुनाह की जान ले सकते हैं। ये इतिहास बहुत ही भारी और दर्दनाक है। गुस्से में अंधी वो भीड़ हाथों में जलती हुई मशाले लिए चंपा की तरफ बढ़ी। उसे गांव के पुराने पीपल के पेड़ से बांधा गया और जिंदा जला दिया गया।
ये कोई सुपरनैचुरल घटना नहीं थी, बल्कि इंसानों का किया हुआ एक क्रूर अपराध था। लेकिन सबसे खौफनाक बात क्या थी? आग की लपटों के बीच चंपा की आंखों में कोई डर नहीं था। मरते वक्त उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी, और उसी मुस्कान के साथ उसने पूरे गांव को एक श्राप दे डाला। और उसी श्राप का सीधा नतीजा थी वो आखिरी रात, जब अचानक एक भयंकर धूल भरी आंधी आई और पूरा का पूरा भैरवपुर एक ही झटके में घोर अंधेरे में डूब गया। ये कोई आम पावर कट नहीं था, ये उस तबाही की शुरुआत थी जिसका इंतजार वो गांव सालों से अनजाने में कर रहा था। उस घुप अंधेरे में अचानक रोशनी की सैकड़ों किरणें फूट पड़ी, लेकिन ये किसी उम्मीद की किरणें नहीं थीं। पूरे गांव में हर एक घर में एक साथ फोन बजने लगे। सैकड़ों मोबाइल स्क्रीन्स की रोशनी से पूरा गांव टिमटिमाने लगा, और उन सारे फोन्स में से सिर्फ एक ही फुसफुसाहट गूंज रही थी, बाहर आओ। ये नज़ारा किसी मनोवैज्ञानिक टॉर्चर से कम नहीं था। फोन की स्क्रीन्स अचानक ग्लिच करने लगी और एक टेक्स्ट मैसेज फ्लैश हुआ, अब तेरी बारी है। जब गांव वालों ने बाहर देखा तो वहां सिर्फ अंधेरा नहीं था, सफेद परछाइयों की एक पूरी फौज गांव को घेर चुकी थी। उनकी चमकती हुई आंखों में कोई भावना नहीं थी, सिर्फ मौत का पैगाम था। दहशत में डूबे गांव को अब समझ आ चुका था कि अतीत लौट आया है और इस बार कोई माफी नहीं मिलेगी। इस खौफनाक माहौल के बीच सच्चाई की तलाश में एक आखिरी हताश कोशिश की गई। आधी रात को घनी धुंध में राघव और छोटू कब्रिस्तान पहुंचे। टॉर्च की कांपती रोशनी में जब उन्होंने तेजी से मिट्टी खोदी तो उन्हें वो दबी हुई हड्डियां मिल ही गईं, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। तेज हवा के बीच चंपा की आत्मा वहां साक्षात खड़ी थी। उसने कहा, अब सच जान गए हो। और इसके बाद राघव की वो जो चीख गूंजी, वो इस पूरी जांच का सबसे भयानक क्लाइमैक्स था। अगली सुबह जब सूरज की किरणें भैरवपुर पर पड़ीं तो वहां कोई नहीं था। गांव पूरी तरह से खाली हो चुका था। हर घर की दीवार पर खून से सिर्फ एक ही चेतावनी लिखी थी, वो फिर आएगी। इस केस फाइल को बंद करते हुए एक सवाल हमारे जहन में जरूर आता है, क्या दबे हुए राज कभी सच में खत्म होते हैं, या फिर ऐसे सुनसान गांव अंधेरे में किसी के मुड़कर देखने का बस इंतजार करते रहते हैं?